नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज लेकर आए हैं हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं HP टेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके हमारी प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी की वीडियोस है जो है वहाँ पे बने हुए 10-12 वीडियोस, जिसमें हमने अलग अलग चैप्टर करवा रखे हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे देखकर जो ये मॉक टेस्ट देते हैं और अपना जो भी आपका नंबर बन रहे हैं 30 में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। और आप इससे अपनी तैयारियों को देख सकते हैं कि आपकी तैयारियां कैसे हो रही है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियोस देख ले। वहाँ पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट से सारे जो आपके HP टेट का कंटेंट दिया है साइकोलॉजी का, वो करवाया है, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है साइकोलॉजी एक बहुत वाइड फील्ड है, तो इससे जो है बहुत क्या क्या पढ़े, तो HP टेट का जो कंटेंट रहता है वो वहाँ पे क्लियर किया सिर्फ 10 से 12 वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि है। द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड। तो गाइस क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है सभी को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर है आत्म निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। पिछले जो वीडियोस थे हमने साइकोलॉजी की मॉक टेस्ट वाली, उसमें भी हमने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया था, ठीक है। तो आप अपना स्कोर भी साथ में चेक कीजिए कि और फिर कमेंट करें कि आपके इसमें से कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि साइकोलॉजी में जो फर्स्ट मेथड है, टीचिंग मेथड, वो कौन सा है? आत्मनिरीक्षण। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी की सबसे पुरानी जो फर्स्ट जो प्रयोगशाला वो कहाँ खुली थी, कब खुली थी? तो 1879 में खुली थी। कहाँ पे? जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर, 1879 में। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है। और किसके द्वारा खुली गई थी? तो आप वो आपको कमेंट बताना है, कमेंट करके कि कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है फर्स्ट प्रयोगशाला बनाई थी, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियो में, तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब यहाँ पे प्रथम पुस्तक के बारे में पूछा गया है, किसने लिखी है, ठीक है। तो द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, तो इसका जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन बी, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का आपको याद रखना है, इन्होंने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी, ठीक है, विलियम जेम्स, है ना। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर प्ले लिस्ट में, वहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनुवंशिकता के असली वाक, द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी आर। ये क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, क्या है? जीन्स। तो जीन्स जो है रियल कैरियर होते हैं हेरिडिटी के। आनुवंशिकता जीन्स के माध्यम से फैलती है साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढंग से समझ लीजिएगा इसको, उसके बाद ही आप इसको आंसर देने की कोशिश करें। चौथा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछाएगा इसमें, ठीक है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे जो कि डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे, डेवलपमेंट या विकास के कथन में सही होंगे, लेकिन एक ऐसा जो गलत है वो, ठीक है। तो वो आपको छांटना है इसमें से क्या है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ठीक ही है। वैसे विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये भी गलत है। होता है विकास, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये भी ठीक है। विकास की अपनी अवस्था की अपनी विशेषता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। यहाँ पे नहीं लिखा ना, तो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा। ये CD का क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हालांकि ये विकास वाले चैप्टर से, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पूछा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले 3 कथन देखो सही कौन से है। एक तो ये है कि भाई प्रत्येक अवस्था में उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ठीक है। और तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। और ये 3 ठीक हो गए। ये यहाँ पे गलत है, मतलब ये इसका राइट आंसर होगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, तो इसलिए ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से भी होता है, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, परंतु ये डैश स्वरूप का पालन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, व्हाट इट फॉलोज डैश पैटर्न। तो कैसे फॉलो को करती है ये भी विकास के चैप्टर से है। आपको मैंने बताया जो विकास है वो सर से पैर की ओर होता है, यहाँ पैर से सर की ओर है, ये गलत होगा। अगर सर से पैर होता तब ठीक होता।
बेतरतीब, ये भी गलत है। अप्रत्याशित, अनुक्रमिक और व्यवस्थित, ए सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट का। ठीक है, जो विकास की गति एक दूसरे दूसरे व्यक्ति में डिफरेंट होती है, लेकिन ये कंटिन्यूस होती है, मतलब सिक्वेंशियल होती है और प्रॉपर ऑर्डर को ये फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को त्यागा, इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है, यो किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग दिया, फिर मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को त्याग दिया, और अभी जो है ये व्यवहार का विज्ञान है। तो इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि भाई मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना जाता था? आत्मा का। आ सकता है कि भाई आत्मा के बाद उसे किसका विज्ञान माना गया? तो मन का। मन के बाद चेतना का। चेतना के बाद वर्तमान में हम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? तो व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7वां, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है? मूल्य और विश्वासों का अर्जन, ठीक है, एक संस्कृति की रीतियां और मानदंडों को सीखना, ये भी सोशलाइजेशन होता है। समाज के मानदंडों का अनुकूलन, या ये सभी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों जो भी ये फैक्ट्स दिए हैं, ये सारे के सारे सोशलाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, समाजीकरण के लिए ये जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट है शिशु अवस्था से पूछा हुआ। जीन प्याजे की जो 4 स्टेजेज है वो तो आपको पता ही है भाई, यहाँ पे लिखी हुई है 4, चारों के चारों आपको पता होना चाहिए। सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, तो जीन पियाजे ने आपको बताना है कि इसमें से शेष अवस्था कौन सी अवस्था को कहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। तो शेष अवस्था मतलब जब चाइल्ड बिल्कुल क्या होता है, इन्फेंट। ठीक है, तो वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, 0 से लेकर 2 वर्ष इसका टाइम पीरियड है, याद रखना है। सेंसरी मोटर स्टेज इसका हमने पूरा चैप्टर करवा रखा है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो किसको नहीं किया जा सकता वाइगोत्स्की के हिसाब से सीखने को? मतलब अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लर्निंग को किससे अलग नहीं किया जा सकता? पुनर्वलन से, ठीक है, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, ये भी ठीक है, प्रत्यक्षीकरण और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, या उसके सामाजिक संदर्भ से, ये भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो क्लियर है कि सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे देखें टेक्निकली तो 3 ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि उनके जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा ना उसमें से उसको बिल्कुल आप उसको अलग नहीं कर सकते उसकी लर्निंग को। ठीक है, ये किसने कहा था? ये वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, तो वाइगोत्स्की भी हमने थ्योरी करवाई है सोशलाइजेशन की, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, समधारण या संतुलन, आत्मसात्करण या संगठन, एकोमोडेशन, इक्विवेशन, सिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो है जीन पियाजे का ही ये चैप्टर से ही दिया गया क्वेश्चन है कि जब हम या बालक नई जानकारी को अपने ओल्ड इंफॉर्मेशन में एसिमिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्शन नंबर सी, मतलब 10वें का सी हो जाएगा, आत्मसातीकरण हिंदी में कहते हैं, और सिमुलेशन क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये किसी ने बताया था? जीन पियाजे ने कहा था कि भाई जब जैसे छात्र है, जैसे मान लीजिए 6th क्लास में पढ़ता है, फिर 7th क्लास में पढ़ेगा, तो 7th क्लास में कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखेगा, लेकिन 6th क्लास में जो ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन है तो 7th क्लास की उसको ओवरलैप करेगी। ठीक है, 8th क्लास में जाएगा तो वहाँ की और इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जब वो अपने पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को भी साथ में रख कर आगे चलता है, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन, और हिंदी में कहते हैं आत्मसात्करण। और किसने कहा था? ये जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बालक या बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो प्रोसेस था उसका ये किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी कैसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई एजुकेशन जो वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। सबसे पहले ये टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, अब जो वर्तमान समय में इसका स्वरूप कैसा है? बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जाता है HBTET में कि मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब बच्चे को केंद्र में रखकर ही सारे प्रोसेस या सारे जो टीचिंग मेथड है या कोई और अदर एक्टिविटी है वो बनाई जाती है। ठीक है,
बालक को ध्यान में रखकर। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम या सीखना। लर्निंग को जो है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को बताया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइस ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, बुद्धि से। आपको पता है बुद्धि एक ऐसा चैप्टर जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एचपी टेट के एग्जाम में। तो आप जल्दी से जाकर अपनी हमारी प्लेलिस्ट में पहले ही वीडियो होगी चैप्टर इंटेलिजेंस का, उसको देख लें। हार्वर्ड गार्टनर का पूछा हो कि उसने इसमें से कौन सा सिद्धांत दिया था, 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ठीक है, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। हार्वर्ड गार्टनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्टनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था बुद्धि का, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। एक फैक्टर सिद्धांत बताना है आपको किसने दिया था, द्विफैक्टर सिद्धांत किसने दिया था, और समूह कारक किसने दिया था। ठीक है, तो जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक कारक जो सिद्धांत है ये दिया था बिने ने, द्विकारक दिया था स्पीयरमैन ने, और कमेंट करके आपने बताना है कि समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पे तो ये 4 ही है गाइस, लेकिन इंटेलिजेंस के 9 से 10 जो है ये सिद्धांत जो है प्रिंसिपल्स है इंटेलिजेंस के ऊपर, वो आपको सारे याद रखने हैं, जो कि हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करवाए हैं। उसके अलावा हमने जो इसमें जो और टेस्ट हुए थे वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन का रिगार्डिंग उसका फॉर्मूला आता है, उसका टेबल आता है, वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो इंटेलिजेंस वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पक्का 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इसने दिया था 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, द्विकारक के साथ, जिसमें एक जी था एक एस था। ठीक है, जी का मतलब होता है जर्नल और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जी का पूछा, तो जी कारक का मतलब, जी का मतलब होता है सामान्य और एस का मतलब होता है विशेषिक। ठीक है, तो यहाँ जी का पूछा तो इसका क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। अरे अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता, मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ। जो उन्होंने स्पीयरमैन ने द्विफैक्टर थ्योरी दी, तो उन्होंने कहता है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो बेसिकली 2 फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को सेव करता है, एक जनरल फॉर्म में, एक स्पेसिफिक फॉर्म में। तो जी से उनका था सामान्य बुद्धि, भाई जो नॉर्मल बुद्धि होती है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे उसकी बुद्धि स्पेसिफिक होगी, उसी पैटर्न को फॉलो करेगी। ठीक है, डिटेल लेक्चर के लिए आप जाकर इंटेलिजेंस का हमारा चैप्टर देख सकते हैं। यहीं देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे लगातार ही आगे, 1-2 क्वेश्चन और आएंगे 30 तक। ठीक है, तो आप ये जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है ये भी जो इंटेलिजेंस का ही क्वेश्चन है। एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। IQ पूछा गया है गाइस यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 के 3 लगातार क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, देखो बुद्धि से। फिर आप कहते हैं कि बेटा हमारा क्वालिफाई नहीं होगा। कहाँ से आपका क्वालिफाई होगा, जब आपने हमारी प्लेलिस्ट को वॉच करना ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी में अगर आप हमारे प्रॉपर जो वीडियो बनी है प्लेलिस्ट की, हार्डली 14-15 भी नहीं होगी, उनको देखेंगे तो मैं खुद से बोल रहा हूँ कि 25-26 नंबर आएंगे आपके 30 में से। ये मैं भी आपको लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको IQ का फॉर्मूला आना चाहिए। तो IQ का जो फॉर्मूला है गाइस वो क्या है, सबसे पहले तो आपको वो आना चाहिए। और ये किसने दिया था वो भी आप पिछली वीडियो मैंने बताया था, आपको जल्दी आपने लिखना है। IQ का फॉर्मूला था आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से एम ए मतलब जो उसकी मेंटल एज, मानसिक आयु कितनी है 6। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज की वो वास्तविक उसकी उम्र कितनी है, 5 वर्ष का है। 6/5 गुणा 100, अब करो इसको, 5 से कम 5, 20 पंजे 100, तो 20 का वो 6 से गुना करेंगे, 20 6 120। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस तरह से निकालते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, IQ को जो फॉर्मूला था वो होता है MA मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ मेंटल एज आएगा जो उसकी मानसिक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी एक्चुअल आयु है 5 वर्ष, और उसको 100 से गुना करेंगे तो IQ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो बैक टू बैक क्वेश्चन जो है फिर से बुद्धि का 4था या 5वां क्वेश्चन है। ये हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, THT आर्ट्स का। तो आप खुद सोच सकते हैं कितने जो मैं कहता हूँ वो कितना ऑथेंटिक है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मतलब मैं घुरा फिर आके नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं 12 या 13 नंबर से लगातार जो इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बुद्धि के ऊपर। ये अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। मतलब क्या लिखा, मतलब आपका यहाँ पे मैथ्स पूछा जा रहा है कि आपका मैथ कैसा है। भाई अगर मेंटल एज फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय इतना गुणा 100, तो जाहिर सी बात है अगर ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा 100। 100 जो IQ किसका होता है, सामान्य वर्ग का।
आप जानते हैं ना 90 से 100 के बीच में कौन सी कैटेगरी आती है। टेबल भी आपको ध्यान रखना है, मेंटल एज सॉरी जो IQ का टेबल है, जैसे 0 से 20 किसके बीच में आता है, 20 से 40 किस बीच, जैसे 0 से 20 डल हो गया, फिर रिटार्डेड हो गया, 40 से 60 बैकवर्ड हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर 120 प्लस गिफ्टेड हो गए, 140 ऊपर जीनियस हो गए। तो ये जो मेथड जो मैंने टेबल बता रखा है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख ले वीडियोस में, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करना बताया ये। तो 16 जो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 90 और 100 है उसको हम सामान्य में मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि, नॉर्मल इंटेलिजेंस में आता है वो, ठीक है। अगर किसी का IQ 90 या 100 के बीच में हो, 90 या 100 के बीच में, ठीक है। यहाँ देखो ना, अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, दोनों का बुरा ये 7 वर्ष है, तो IQ का फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100। तो यहाँ पे 7 रखो, यहाँ भी 7 रखो, 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा कितना, अल्टीमेटली 100 बचेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है। आपको यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक विशेष प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है, क्या है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, मोस्ट अप्रिशिएट आंसर लगाना है यहाँ, ठीक है। यानी कि जो एक गिफ्टेड लर्नर होता है, ठीक है, जीनियस टाइप, तो उसकी क्या एक विशेषता है, वो आक्रामक और निराश हो जाता है, बिल्कुल गलत है ये। यदि कक्षा की गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वो कम उत्तेजित महसूस करता है और उब जाता है, ये हो सकता है, ठीक। वो अत्यधिक तेज मिजाज है, वो कर्मकांडी व्यवहार में संलग्न है, जैसे हाथ पकड़ना, आगे पीछे हिलाना आदि, ये तो नहीं हो सकता इसका मतलब, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, ये भी सी भी गलती है, ही इज हाईली टेम्परामेंटल, मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी हो जाएगा। जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसके लिए मतलब जो स्टिमुलेट करने के लिए, रेनफोर्समेंट करने के लिए आपके पास हाईली मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। गिफ्टेड की बात हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग जो बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण उनकी जो पोटेंशियल भी अलग अलग होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कथानक प्रत्यक्षण परीक्षण, TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टेट, एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी वाला चैप्टर भी मैंने करवा रखा है, इसमें 3 से 4 जो ये टेस्ट है, जैसे टेट है, कैट है, ठीक है, एक दो और है, और इसमें कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड किसके थे, कैसे है, वो भी पूछा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहरहाल पूछा गया कि किसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेट का, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया, यह एक प्रकार का क्या है। तो गाइज जो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, अधिगम स्थानांतरण है, इसके बारे में आपको बताया कि ये 3 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या जाकर आप जो है, मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियोस आप वॉच कर लें। बहरहाल क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग किसी दूसरे विषय में भी किया जा रहा है, सीखी तो उसने साइंस की कक्षा में थी कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन इस्तेमाल वो सोशल स्टडी की क्लास में कर रहा है, तो इसको हम कौन सा कहेंगे, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव लर्निंग हो रही है, ट्रांसफर मतलब पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लर्निंग की, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये 3 तरह की होती है जो मैंने आपको बताया, डिटेल लेक्चर के लिए आप जो कि जाकर वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंडेड इन, किस में। तो जो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आप जानते हैं कोई भी 2 बालक जो है वो सिमिलर नहीं हो सकते, उनके अंदर कुछ ना कुछ व्यक्तिगत रूप में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उसको वो बेसिकली कि किस में वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बुद्धि में, अभिवृत्ति में, लैंगिक भिन्नता में, या अवॉवता अवॉव, उपयुक्त सभी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जेंडर डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपयुक्त सभी, हर एक में पाए जा सकते हैं वो, बुद्धि में, अभिवृत्ति में, लैंगिक भिन्नता में, पर्सनैलिटी में, इंटेलिजेंस में, सोशलाइजेशन में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट है ओवरऑल। तो मतलब कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है वो व्यक्तिगत भिन्नता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई काला है, गोरा है, ठीक है, या उसका मेंटल लेवल पे किसी को मैथ में इंटरेस्ट हो सकता है, कोई साइंस में वीक हो सकता है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको राइट आंसर का टिक करना है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जब कोई परीक्षण, क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वो परीक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक,
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर, कंटिन्यूअस और सही रूप में करता है तो वो परीक्षण रियलेबल होता है, बिल्कुल विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट। ये CDP का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होंगे भाई इसमें से? निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, मुक्त अंत वाले प्रश्न या सही या गलत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही या गलत। यही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ठीक या गलत, ये किस तरह कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं सही या गलत। जो निबंध, लघु उत्तरात्मक इत्यादि प्रश्न होते हैं इनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं कहते इनको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चों की बात हो रही है तो इनको शिक्षा कहाँ देनी चाहिए? अब जैसे प्राचीन जो कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी का वो ऐसा कहता है जो कि भाई स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फिजिकली अनफिट है, कोई डिसेबल है या कोई मेंटली रिटायर्ड है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, तो उनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो जो ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं इनको जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि भाई इनके लिए हम एक अलग स्कूल बनाएंगे, ठीक है, अलग स्कूल में इनको पढ़ाएंगे बढ़िया, जैसे चले भी जैसे अपने जो ब्लैंक चाइल्ड होते हैं उनके लिए अलग, ब्रेल लिपि के लिए अलग स्कूल खोले जाते हैं, मतलब इस तरह की। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का वो ये कहता है कि जो भाई मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट हो या फिर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट हो या किसी भी तरह की और क्षमता वाला कोई छात्र जिसमें कि किसी खास तरह की कोई कमी है, उनको जो एजुकेशन है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में ही दी जानी चाहिए। यानी कि जो कोई फिजिकल फिट है जो हमारे स्कूल्स है वहाँ पे ही उनको दाखिला देना चाहिए ताकि उनका सोशलाइजेशन हो वो बराबर हो सके, वो अपने आप को रिटार्डेड महसूस नहीं कर सके भाई हमें किसी प्रकार की कमी है इसलिए हमारे को और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में ही पढ़ाना चाहिए ताकि उनको भी ऐसा महसूस लगे कि हम भी मेन स्ट्रीम में हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कि भाई जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है गाइस और बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, कई इसको ये टिक सकते हैं भाई विशेष विद्यालयों में, विशेष स्कूलों में, कहीं कोई विशेष नहीं, जब भी क्वेश्चन है तो विशेष होगा ही नहीं, जो जर्नल होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है, कॉमन होगा, सामान्य होगा, वहीं पे ही उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये पुराना कॉन्सेप्ट था लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का यही है कि अगर कोई भी किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है बच्चे के अंदर, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो हेरिडेटिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, कोई भी किसी तरह का भी थोड़ी सी भी कमी हो तो उनको नॉर्मल स्टूडेंट को बीच में ही बिठाना चाहिए ताकि वो अपने आप को कमी महसूस ना करके ऐसा महसूस करे कि हम जो मेन स्ट्रीम में हैं हम भी अन्य बच्चों की तरह ही, हमारे अंदर भी योग्यता है। ये साइकोलॉजी का नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 24, सभी के लिए विद्यालयों में सभी प्रकार, माफ कीजिएगा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? CDP का क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा इसको ढंग से देख लेंगे हम कि भाई एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए हो सकता है ये? क्या ये कोहेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन? तो इसका जो राइट आंसर हो चाहिए वो चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपने मेरा ये जो पिछला जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 23, तो उसी का ही ये जो है एक रूप है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा। मतलब ऐसे जो विद्यालय है, ऐसा जो स्कूल है, मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, ये कोई स्कूल है, अब इस स्कूल में नॉर्मल स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं और जो स्पेशल चाइल्ड भी है वो भी पढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों नॉर्मल और स्पेशल दोनों एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि हम सभी के लिए विद्यालय, सभी के लिए शिक्षा, और ऐसी एजुकेशन को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, याद रखना है ये। तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन पूछिए, कई बार इंक्लूसिव एजुकेशन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्या कह रहा हूँ मैं, ढंग से समझ लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि भाई जब नॉर्मल स्टूडेंट को माफ़ कीजिएगा, जब विशेष जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जो विशेष छात्र होते हैं, विशेष छात्रों को जब नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया जाता है तो उस शिक्षा को क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। याद रखना है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? जब जो है हम सभी प्रकार के छात्रों को एक साथ पढ़ाते हैं, जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी आते हैं, है ना, कोई किसी भी तरह का विशेष स्टूडेंट जिसमें कोई मतलब कमी हो, चाहे वो मानसिक स्तर पे, फिजिकल स्तर पे, जब उन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ाते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आपको याद रखना, आई होप आपको याद हो रहा होगा ये। अगला देखो डिसेबिलिटी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में कि भाई डिसकैल्कुलिया नामक अधिगम अशक्तता संबंधित है, किस से है ये संबंधित?
अब डिसकैलकुलिया पूछा है, जो भी ये विकार है, डिसेबिलिटीज़ है, इसका भी हमने एक चैप्टर करवा रखा है, 10 से 15 डिसेबिलिटीज़ है, इसमें से 1 से 2 डिसेबिलिटीज़ पूछी जाती है। डिसकैलकुलिया है, कैलकुलिया है तो आपको पता है कैलकुलेशन से रिगार्डिंग है, तो ये गणितीय विकार से है। जब भी कैलकुलिया आए तो आपको पता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस में किया जाता है बेसिकली, तो ये किया जाता है गणित के क्षेत्र में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानसिक विकार क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपने, ठीक है। पठन विकार डिसलेक्सिया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया थे, उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाए, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है भैया, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन है 26 कि शिक्षक ने रीता से कहा, क्या कहा उसने कहा भाई उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाए, यह किसका उदाहरण है। मतलब अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया किसी स्टूडेंट ने, तो उसके टीचर ने कहा कि भाई इसको पीटी की पीरियड में खेलने नहीं दिया जाएगा, इसको पैक रखो अंदर, तो ये किस तरह का उदाहरण है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बिल्कुल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। पॉजिटिव ने नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, दंड का, नकारात्मक पुनर्बलन और मूर्त पुरस्कार भी नहीं हो सकता, तो ए और डी तो हो नहीं सकता, बी या सी यहाँ पे राइट हो सकता है। पूर्ण बलन को आप नेगेटिव ना लेंगे इसकी भाई, पूर्ण बल का मतलब पुनिशमेंट टाइप नहीं होता, पूर्ण बलन होता है किसी चीज़ को फिर से उसको मोटिवेशन दे के करना, ठीक है। हालांकि ये 2-3 प्रकार का होता है, लेकिन नकारात्मक पूर्ण बलन भी नहीं हो सकता। नकारात्मक पूर्ण बलन तब हो सकता है अगर वो स्टूडेंट टीचर उसको कहते हैं कि भाई तूने काम नहीं किया है तो हम तेरे को अलग टाइम दे के फिर से उस काम को कर, तो वो जो है नेगेटिव पूर्ण बलन हो सकता था, भले ही वो पीटी की क्लास में करें। लेकिन अब तो क्लियर का कि वो उसको वंचित रखा जाएगा, तो ये क्या होगा, ये दंड पुनिशमेंट का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका है ये, पुनिशमेंट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिगमंड फ्राइड आ गया, देखो फिर से कौन सा आ गया गाइस, सिगमंड फ्राइड। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत कि सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्हें दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी। कौन सी दी थी इन्हें, साइको एनालिटिक, या पर्सनैलिटी के लिए दी थी इन्हें साइको एनालिटिक पर्सनैलिटी थ्योरी। इसमें उन्हें 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम किया था, इड ईगो सुपरीगो, इड ईगो सुपरीगो और प्लेजर प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है, तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है गाइस ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है आपका टेट पास होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले रेगुलर वीडियोस को वॉच कर लेना है, ठीक है, तभी आपका टेट क्वालिफाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि तो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, सभी को आता ही है। जो राइट आंसर जल्दी बताया क्या होगा, इड जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसको किसी भी हालत में सिर्फ प्लेजर चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। ईगो और सुपर ईगो क्या होते हैं उसके लिए जाकर आप हमारी वीडियोस को वॉच करें, और मैं क्या ही कहूँ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये भी मैंने आपको बताया है कि भाई ये क्या होता है, ये होता है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होते कन्वर्जेंट थिंकिंग। थिंकिंग वाला चैप्टर भी आपको तीसरा या चौथा मिल जाएगा, जिसमें कि हमने अलग अलग तरह की जितनी भी मेनली 2 ही होती है, कन्वर्जेंटिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। इससे आगे और एग्जांपल होते हैं कि भाई जैसे मूर्तिकार है, मूर्तिकार में कौन सी भाई, जैसे टीचर जो शिक्षक है, शिक्षक के अंदर कौन सी थिंकिंग होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसका होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अब सारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब कोई बच्चा ऐसा है जो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो उसका कंटेंट है, कंटेंट से भी बाहर सोचता है, उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी जरूर एक क्वेश्चन आता है। आगे ट्रायल एंड एरर, ठीक है, तो सभी को पता होगा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया आपका लर्निंग थ्योरी से, जो कि हमने दूसरा ही चैप्टर करवा रखा है। आज ही जो है कैसा हुआ कि भाई लर्निंग से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक ये, एक जो पहले आया था सीडीपी का, ठीक है। वरना लर्निंग से भी बुद्धि की तरह 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं टैट में। मैं बाकी टैट की बात नहीं करूँगा, सी टैट या अदर एच टैट वगैरह, यूपी टैट। मैं अपने टैट हिमाचल प्रदेश का टैट का जो कंटेंट देखा है, हिमाचल प्रदेश का सिलेबस देखा है, उसी के हिसाब पे ही बात करता हूँ, ठीक है। आप अब प्रॉपर अगर मेरी बात को फॉलो करें तो कोई भी आपको टैट का पेपर रोकने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज, थिंकिंग, साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी सिगमंड फ्राइड की, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एचपी टेट में। अगला क्वेश्चन है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, सूज का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इनसाइट। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, जल्दी कमेंट सेक्शन करें, और साथ ही साथ में आप बताएं कि जो यहाँ देखो लर्निंग से क्वेश्चन मैंने भी बोला था 2, तीसरा ये फिर से आ गया। नेम ऑफ द थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये किसने दी थी, क्लासिकल कंडीशन किसने दी थी, ट्रायल एंड एरर अभी मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक ने दी थी, इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, कोहलर ने दी थी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशन किसने दी थी, जल्दी आपको बताना है, बी एफ स्किनर ने रेनफोर्समेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशन पावलोव ने दी थी।
तो ये जो थ्योरीज है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पक्का ही पक्का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये थे आज के क्वेश्चन गाइस, जल्दी से कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर आउट ऑफ 30 कितना बना आपके, ताकि हमें लगे कि भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग उनकी तैयारियाँ किस लेवल की है। ठीक है, अगर आपके इस क्वेश्चन में 20 नंबर भी आते तो इसका मतलब आपकी तैयारियाँ बेहतर हो रही है। अगर आप बिलो द 20 है तो इसका मतलब आपको साइकोलॉजी में और मेहनत करने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।